हेलो बच्चों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। बच्चों, आज हम जिस उर्वरक के बारे में बात करेंगे उसका नाम है अमोनियम सल्फेट। तो बच्चों क्या होता है, हमने देखा है कि जो अमोनियम सल्फेट है ये क्या होता है बच्चों, इसके अंदर जो नाइट्रोजन अमोनियम आयन के रूप में उपस्थित होती है, यानी ये अमोनिकल नाइट्रोजन युक्त उर्वरक होता है। और बच्चों इससे पहले हमने जो नाइट्रोजन युक्त उर्वरक पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, यूरिया के बारे में पढ़ा था। तो सबसे बच्चों जो महत्वपूर्ण उर्वरक कौन सा था नाइट्रोजन युक्त में, यूरिया। उसके बाद जो प्रमुख नाइट्रोजन युक्त उर्वरक होता है वो कौन सा होता है, अमोनियम सल्फेट। तो आज हम बात करेंगे अमोनियम सल्फेट की। अमोनियम सल्फेट, सबसे पहले बच्चों बात करते हैं इसके रासायनिक सूत्र की। तो बच्चों इसका जो रासायनिक सूत्र है वो कैसे बनाओगे आप, देखो इसमें क्या है, अमोनियम सल्फेट। अमोनियम का मतलब NH4 प्लस आयन, सल्फेट का मतलब SO4 -2 आयन। तो ये अमोनियम आयन का ऊपर जो आवेश है वो कितना है, +1 है, और सल्फेट पे जो आवेश है वो कितना होता है, -2 होता है। अब इन दोनों को आप क्या करोगे, संतुलित करके हमें यौगिक बनाना है। ये कौन सा, अमोनियम सल्फेट। तो क्या बनेगा बच्चों, या तो आप इसको क्या करो, इसको नीचे लिख दो या फिर इसको यहाँ लिख दो, ठीक है। तो 1 है तो या तो 1 लिखने की जरूरत है ही नहीं अपने को, ये कितना 2, तो नीचे 2 आ जाएगा। या फिर संतुलित करने के लिए आपको क्या तरीका बताया था कि आवेश को हमें क्या करना होता है, उदासीन करना होता है, बराबर करना होता है। तो आप क्या करोगे, अगर ये +1 है ये -2 है तो आप इसको कितना कर दोगे, 2 से गुणा कर दोगे तो +2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, संतुलित। यानी अमोनियम सल्फेट का जो रासायनिक सूत्र बनेगा वो क्या बनेगा, NH4 होल ट्वाइस SO4। और बच्चों यूरिया के बाद, अभी हमने क्या देखा, यूरिया के बाद प्रमुख नाइट्रोजन युक्त उर्वरक होता है, नाइट्रोजनधारी उर्वरक भी बोल सकते हो आप, उर्वरक होता है। इसके अंदर देखो बच्चों, जो नाइट्रोजन है किस आयन के रूप में उपस्थित होती है, अमोनियम आयन के रूप में। तो नाइट्रोजन किस रूप में उपस्थित है, अमोनियम आयन के रूप में। अब बच्चों ये जो अमोनियम सल्फेट है, सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं इसके रासायनिक संगठन की, कि इसका संगठन यानी इसका कंपोजिशन क्या क्या होता है। तो बच्चों जो उर्वरक नियंत्रण अध्यादेश है, जो कि कब पारित हुआ था, 1957 में, उसके अनुसार जो विवरण होता है इसके संगठन का जो विवरण होता है वो कैसा होता है बच्चों, इसके अंदर जो अधिकतम नमी की मात्रा होती है, अधिकतम नमी, यानी नमी का जो अधिकतम प्रतिशत होता है बच्चों वो कितना होता है, 1%। यानी इससे ज़्यादा इसके अंदर नमी नहीं मिलनी चाहिए, नमी की मात्रा 1% से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अंदर बच्चों क्या होता है, जो कुल न्यूनतम नाइट्रोजन, प्रतिशत नाइट्रोजन, वो क्या होता है बच्चों, इसके अंदर नाइट्रोजन तो 20.6% न्यूनतम, यानी इतना तो होना ही चाहिए। और ये नाइट्रोजन किस रूप में, यहाँ पे अमोनियम के रूप में, अमोनिकल नाइट्रोजन है यहाँ पे। इसके अंदर बच्चों इसके अलावा इसमें मिलता है सल्फ्यूरिक एसिड, यानी H2SO4। तो इसका जो प्रतिशत है बच्चों वो 0.025% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी ये भी अधिकतम, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। साथ में बच्चों इसमें मिलता है आर्सेनिक, जो आर्सेनिक है उसकी मात्रा 0.01% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो बच्चों ये क्या है, अमोनियम सल्फेट का कंपोजिशन है, उसका संगठन। इसके बाद बच्चों जो हम देख रहे हैं वो है इसके गुण, यानी इसकी प्रॉपर्टीज। अमोनियम सल्फेट के गुण बच्चों कैसा होता है, क्रिस्टलीय होता है, दानेदार होता है। दानेदार होने की वजह से बच्चों इसको क्या होता है, खेतों में प्रयोग में लेना आसान होता है। जल में क्या होता है, घुलनशील, जल में क्या होता है, विलेय या घुलनशील। जल में घुलनशील होने की वजह से पौधों को आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। इसके अंदर नाइट्रोजन किस रूप में उपस्थित है, अमोनियम आयन के रूप में।
अमोनियम आयन के रूप में। इसके अलावा बच्चों क्या होता है, दानेदार है, क्रिस्टलीय, ठीक है, नाइट्रोजन अमोनियम आयन के रूप में उपस्थित होती है। जो अमोनियम सल्फेट होता है ये भी कैसा प्रभाव डालता है बच्चों मृदा पर, अम्लीय प्रभाव। कौन सा प्रभाव डालता है, अम्लीय प्रभाव डालता है। इसके अंदर बच्चों जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है वो कितनी होती है, 20.6% नाइट्रोजन न्यूनतम, इतनी तो होती है। तो बच्चों यहाँ एक चीज़ अपने को जो ध्यान रखनी है वो है कि जो हमने देखा था यूरिया भी कैसा प्रभाव डालता है, अम्लीय, और अमोनियम सल्फेट भी कैसा प्रभाव डालता है, अम्लीय। तो बच्चों जो अम्लीय उर्वरक होते हैं तो कौन मृदा पर ज़्यादा अम्लीय प्रभाव डालता है, तो उसकी बात करते हैं। तो बच्चों मैं उसका ऑर्डर लिख रहा हूँ, ठीक है, उसका क्रम लिख रहा हूँ। मृदा के अंदर, मृदा में जो विभिन्न उर्वरक हैं, विभिन्न उर्वरक की अम्लीयता का, ठीक है, कौन कितनी अम्लता, ठीक है, एसिडिटी बढ़ाएगा और अम्लता का घटता हुआ क्रम। यानी बच्चों हम क्या देख रहे हैं कि कौन सा उर्वरक, रासायनिक उर्वरक ज़्यादा अम्लीय बनाएगा मृदा को। तो अगर हम निर्जल अमोनिया, एनहाइड्रस अमोनिया लोगे तो बच्चों अगर इसको मिलाओगे मृदा के अंदर तो ये मृदा को क्या बनाएगा, ज़्यादा अम्लीय बनाएगा। इसके बाद बच्चों जो अमोनियम क्लोराइड होता है ये क्या होता है, इससे थोड़ा कम अम्लीय होता है। इससे कम होता है बच्चों अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट। इससे कम मृदा को अम्लीय बनाता है बच्चों यूरिया, और इससे कम DAP, डाई अमोनियम फॉस्फेट, और इससे कम होता है बच्चों अमोनियम नाइट्रेट, NH4NO3। सबसे कम अम्लीय होता है बच्चों ये। तो आपको ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सहायता करेगा, ठीक है। तो ये ऑर्डर भी याद रख लेना। तो लेकिन आपसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन क्या बन सकता है बच्चों कि यूरिया, और जो आपके सिलेबस में क्यों दे रखा है यूरिया है और अमोनियम सल्फेट है, तो ज़्यादा अम्लीय कौन है, अमोनियम सल्फेट। किसकी तुलना में, यूरिया की तुलना में। तो आप ये ऑर्डर याद रख लेना। तो इससे हमें क्या, ये क्या है, अगर आप तो अमोनियम क्लोराइड यूज करोगे तो ये क्या बनेगा, ज़्यादा एसिडिक बनाएगा मृदा को, यानी उसको ज़्यादा अम्लीय बनाएगा। ये थोड़ा कम बनता है, ये और कम, ठीक है, सबसे कम ये। इसके बाद बच्चों हम देख रहे हैं जो अमोनियम सल्फेट की मृदा में अभिक्रियाएं, मृदा में अभिक्रिया। यानी अमोनियम सल्फेट को आप मृदा में उपयोग में लोगे तो किस प्रकार अभिक्रिया दर्शाएगा। तो बच्चों जो अमोनियम सल्फेट है उसका रासायनिक सूत्र क्या था, NH4 ये क्या है आपका अमोनियम सल्फेट। इसको जैसे आप क्या करोगे बच्चों, मृदा में काम में लोगे, जैसे मृदा में काम में लोगे आप, तो ये क्या करेगा बच्चों, किसके संपर्क में आएगा, जल के संपर्क में आएगा। जल के संपर्क में आते हैं उसके अंदर क्या हो जाएगा, घुलनशील हो जाएगा, यानी उसके अंदर घुल जाएगा। घुलते ही क्या हो जाएगा, आयनों के अंदर क्या हो जाएगा, वियोजित हो जाएगा। कौन कौन से आयन में, देखो आगे वाले को धन आयन में तोड़ना और पीछे वाले को ऋण आयन में। 2NH4+ और SO4-2, यानी अमोनियम आयन में और सल्फेट आयन में। इस सल्फेट आयन से तो सल्फर कौन ले लेगा बच्चों, इस सल्फेट आयन को कौन अवशोषित कर लेगा, पौधे पादप ग्रहण कर लेंगे, तो उनको इससे सल्फर वगैरह मिल जाएगी सल्फेट आयन से। अब ये अमोनियम आयन क्या होगा बच्चों, देखो ये जो अमोनियम आयन है, तो अगर जैसे आप इसको धान में उपयोग में ले रहे हो, धान में, चाय वगैरह में, ठीक, तो इस अमोनियम आयन को कौन ले लेगा, इस अमोनियम आयन में जो नाइट्रोजन उपस्थित है उसको पौधे ग्रहण कर लेंगे। तो कुछ पौधे ग्रहण कर सकते हैं, यानी उनको फटाफट इससे क्या मिल जाएगी, क्योंकि शीघ्र घुलनशील होता है जल में, तो अमोनियम के अंदर नाइट्रोजन भी उपस्थित है। तो धान वगैरह के लिए, तो ऐसे क्वेश्चन क्या बन सकता है बच्चों, ये धान के लिए सबसे उपयुक्त उर्वरक जो होता है वो कौन होता है, अमोनियम सल्फेट। तो इससे हाथों हाथ क्या मिल जाएगी, इससे नाइट्रोजन मिल जाएगी, ठीक है। तो उसने अगर ग्रहण कर लिया, उसके अलावा क्या होता है बच्चों, ये जो अमोनियम है ये क्या होगी, धनावेश की वजह से, जो मृदा कोलोइड है, मृदा कोलोइड, जिस पर क्या होता है बच्चों, ऋणावेश होता है, तो ये अमोनियम कहाँ जाके अधिशोषित हो जाएगी, इस मृदा कोलोइड पर, ठीक है। तो इसको इस तरीके से समझते हैं, जैसे यहाँ कौन जुड़ा हुआ है, कैल्शियम वगैरह जुड़ा हुआ है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या होगा बच्चों, यहाँ से ये अमोनियम आयन,
ठीक है। अमोनियम आयन या पूरा क्या लिखता हूँ, अमोनियम सल्फेट लिख सकता हूँ, ठीक। जैसे अमोनियम सल्फेट, इससे अमोनियम आयन मिलेगा ये। तो इससे NH किस में टूटेगा, NH4 प्लस में, और किस में टूटा था SO4 -2 में। तो ये अमोनियम आयन क्या करेगा, यहाँ पे आयन विनिमय करेगा, आयन विनिमय करेगा। यानी बच्चों ये आयन क्या करेगा, ये धन आयन इस धन आयन को, मृदा कोलोइड में उपस्थित धन आयन को क्या कर देगा, यहाँ से प्रतिस्थापित कर देगा, हटा देगा। यानी इसको हम क्या कहें, आयन विनिमय। यहाँ से ये हट जाएगा, ठीक है। कैल्शियम हटेगा, कैल्शियम पे दो आवेश है, तो ये 2 अमोनियम आके यहाँ जुड़ जाएंगे। तो मृदा कोलोइड पे तो कौन जुड़ गया, मृदा कोलोइड पे कौन जुड़ गया, अमोनियम। एक यहाँ जोड़ दिया जैसे, और एक नीचे बना दिया। और यहाँ से कौन निकल गया, कैल्शियम। ये कैल्शियम किसके साथ जुड़ जाएगा बच्चों, इस सल्फेट के साथ। तो क्या बन जाएगा, Ca+2 है, और SO4 पे भी क्या है, -2। तो दोनों जुड़ के क्या बन जाएंगे, CaSO4, यानी कैल्शियम सल्फेट। क्या बन जाएंगे, कैल्शियम सल्फेट। और कैल्शियम सल्फेट क्या होता है बच्चों, घुलनशील होता है, ठीक है। जल में जैसे घुल जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा, निक्षालन भी हो सकता है, यानी इसकी लीचिंग हो जाए। तो इससे कैल्शियम यहाँ से क्या हो जाएगी, बह जाएगी, ठीक है। कैल्शियम कम, या फिर जल में घुलते कौन ग्रहण कर ले, पादप ग्रहण कर ले, तो पादपों को क्या मिल जाएगा, कैल्शियम भी मिल जाएगी, ठीक है। तो पादप भी ग्रहण कर सकते हैं। अब देखो बच्चों क्या होगा, मृदा कोलोइड पे जैसे अमोनियम जुड़ गया, तो ये वाली अभिक्रिया तो हम आगे देख चुके हैं वैसे भी यूरिया में। तो मृदा कोलोइड पे जो अमोनियम है, इसका क्या होता है बच्चों, अगले स्टेप में नाइट्रीकरण। यानी जो अमोनियम आयन है, एक अमोनियम आयन है, या इसको इस तरह से लिख सकते हो आप, 2NH4 प्लस था, ठीक है, अमोनियम आयन था। इसका क्या होता है बच्चों, नाइट्रीकरण। इसका क्या होगा, नाइट्रीकरण, यानी ये नाइट्रेट आयन में बदल जाएगा। अमोनियम आयन का नाइट्रेट आयन में बदलना क्या कहलाता है बच्चों, नाइट्रीकरण। और जिसमें 2 सूक्ष्म जीवाणु कौन कौन से, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर सहायता करते हैं। तो इसका ये कैसी प्रक्रिया होती है नाइट्रीकरण बच्चों, ऑक्सीकरण प्रक्रिया होती है। यानी ऑक्सीजन जिसमें जुड़ेगा और हाइड्रोजन हटती है। तो ऑक्सीजन की सहायता से या वायु की उपस्थिति में ये सूक्ष्म जीवाणु क्या होते हैं, सक्रिय होते हैं। पहला कौन सा सूक्ष्म जीवाणु होता है बच्चों, नाइट्रोसोमोनास। ये क्या करेगा, इस नाइट यहाँ से, ठीक है, किस में बदल जाएगा, NO2- आयन में, यानी नाइट्राइट आयन में। और साथ में क्या बना लेगा बच्चों, ये H2, और साथ में बन जाएगी इससे हाइड्रोजन। ना इसको बैलेंस कर देते हैं। देखो 2 नाइट्रोजन है, तो अपने को इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। तो नाइट्रोजन तो कितनी होगी, 2 होगी। हाइड्रोजन कितने, 4 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया, 8 होगी, ठीक है। अब यहाँ देखो हाइड्रोजन कितनी है, 4 तो ये है, ठीक है। 2 को इससे गुणा कर दे तो 2 गुणा 2 4 ही होगी, ठीक है। तो 8 हाइड्रोजन होगी। इसके बाद देखो बच्चों यहाँ क्या है, जो ऑक्सीजन 2 है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ कितने ऑक्सीजन है, 2 गुणा 2 4, और 2 ये 6 है। तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 3 से। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, अभी क्या रहेगी, संतुलित होगी, ठीक है। तो अमोनियम आयन का क्या होगा, नाइट्रीकरण होगा। ये कैसा प्रक्रम है बच्चों, ऑक्सीकरण प्रक्रम। यानी अमोनियम का ऑक्सीकरण हुआ, किसमें बदल गए, नाइट्राइट में। इसके बाद क्या होगा बच्चों, ये जो नाइट्राइट आयन है 2NO2- आयन, इसका भी फिर क्या होगा, फर्दर आगे जाके फिर ऑक्सीकरण होगा। ये जो सूक्ष्म जीवाणु करेगा उसका नाम क्या है, नाइट्रोबैक्टर। और ये किसमें बदल देगा इसको, नाइट्रेट आयन में, नाइट्रेट आयन में बदल जाएगा। तो NO2- किस में बदल जाएगा, NO3- में। और इस प्रक्रम को, इस पूरे प्रक्रम को क्या कहते हैं बच्चों, नाइट्रीकरण, नाइट्रीकरण। तो नाइट्रेट आयन में बन गया बच्चों। अब इस यानी पौधों को क्या मिल जाएगी, नाइट्रोजन मिल जाएगी। किस रूप में, नाइट्रेट आयन के रूप में। तो सारे पादप क्या कर लेंगे बच्चे, नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण कर लेंगे, नाइट्रेट आयन के रूप में ग्रहण कर लेंगे। और अगर जलाधिक्य में तो ये निक्षालित हो जाएगी, बह जाएगी जल के साथ। तो यानी जैसे आप अमोनियम सल्फेट को मृदा में उपयोग में लोगे, तो बच्चों इससे पहले क्या होता है, अमोनियम आयन का निर्माण होगा। तो पहले सबसे पहले पादपों को नाइट्रोजन किस रूप में मिलती है, अमोनियम आयन के रूप में। बाद में फिर धीरे धीरे क्या होता है भाई, उसको थोड़े बहुत दिनों तक, भाई लंबे टाइम तक नाइट्रोजन चाहिए पादपों को। तो उसके बाद क्या होता है, अमोनियम आयन किस में बदलता रहेगा, नाइट्रेट आयन में चेंज होता रहेगा, इसमें बदलता रहेगा। तो पौधों को बाद में नाइट्रोजन किस रूप में मिलती रहती है, नाइट्रेट आयन के रूप में। अब यहाँ दिक्कत क्या है बच्चों, कि यहाँ ये जो हाइड्रोजन बनती है, इस हाइड्रोजन को हम क्या कहते हैं, नवजात हाइड्रोजन, नवजात हाइड्रोजन।
नवजात हाइड्रोजन क्यों कहा बच्चों इसको, क्योंकि ये सभी क्रिया के दौरान बन रही है, ठीक है, फ्रेश बन रही है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, नवजात हाइड्रोजन। अब ये हाइड्रोजन क्या करती है बच्चों, तो यहाँ देखो 2 चीज़ें हो रही थी इस अभी क्रिया में, एक तो कैल्शियम हट रहा है और कैल्शियम मृदा को कैसा बना के रख रहा था, यहाँ पे उदासीन बना के रख रहा था। तो यहाँ क्या होता है, अमोनियम सल्फेट जैसे आप काम में लेते हो तो कैल्शियम, यहाँ कैल्शियम में क्या हो रही है, मृदा से क्या हो रही है, कैल्शियम में कमी हो रही है बच्चों, या फिर ये निकालित हो रही थी। देखो कैल्शियम सल्फेट जल में घुल के क्या हो रहा था, लीचिंग हो रही थी, बह रहा था। तो कैल्शियम की तो यहाँ कमी होगी, तो एक तो कैल्शियम कम होता जा रहा है, ठीक है, और हाइड्रोजन बढ़ता जा रहा है, तो मृदा कैसी होती जाएगी, अम्लीय। अब बच्चों यहाँ क्या होता है कि जो ये कैल्शियम सल्फेट के रूप में, तो कैल्शियम यहाँ से मान लो हट ही गया, कैल्शियम कम तो हो ही रहा है, तो आप अमोनियम सल्फेट को जैसे ही, तो यहाँ से कैल्शियम सल्फेट हटा, ठीक है। इसके अलावा जो मृदा कोलोइड पर जो कैल्शियम जो जैसे मैग्नीशियम या कोई भी धन आयन, तो ये नेसेंट हाइड्रोजन, नवजात हाइड्रोजन क्या करेगी, वो धन आयन विनिमय करेगी, इसको क्या कर देगी, हटा देगी यहाँ से। तो ये मृदा कोलोइड से कौन जुड़ जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन आयन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन आयन। मृदा कोलोइड पे कौन जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन आयन, यानी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ जाएगी, मृदा कैसी हो जाएगी बच्चों, अम्लीय, है ना, यानी इनकी पीएच क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और यहाँ से कौन निकल जाएगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ठीक है। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, ये यहाँ से हट जाएगा। तो मृदा में अगर आप एक अमोनियम सल्फेट काम में लेते हो तो बच्चों यहाँ क्या होता है, दुगना कैल्शियम यहाँ से हट जाता है, ठीक है, कैल्शियम दुगना कम होता है, इस वजह से मृदा को क्या बनाता है, ज़्यादा अम्लीय बनाता है। और अभी हमने इससे पहले बच्चों का क्रम भी देखा था, तो ये यूरिया से ज़्यादा क्या होता है, अम्लीय होता है। तो ये क्या होगी, इसकी अभिक्रिया। तो बच्चों एक चीज़ यहाँ पे, एक क्वेश्चन यहाँ से 1 मार्क्स में बन सकता है कि जैसे अगर मान लो अमोनियम सल्फेट आपने मृदा में ज़्यादा आधिक्य में मिलाया है या लंबे टाइम से, ठीक है, अगर आप बरसों से क्या कर रहे हो, अमोनियम सल्फेट उपयोग में ले रहे हो, तो मृदा क्या हो जाएगी, अम्लीय बनने के चांसेज होते हैं, ठीक है, मृदा अम्लीय हो जाएगी। तो अब अम्लीय मृदा को आपको क्या करना है, वापस सही करना है। तो उसके लिए आप उसको के अंदर क्या मिलाओगे, कुछ सारे पदार्थ मिलाओगे, यानी कैल्शियम कार्बोनेट मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे हम, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको उदासीन बनाने के लिए, यानी अम्लीय मृदा को उदासीन करने के लिए क्या मिलाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो जैसे अम्लीय मृदा थी, मृदा अम्लीय बन गई, इसके अंदर क्या मिला रहे हैं बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट मिलाने पर ये क्या बना देगा, इसको क्या कर देगा, उदासीन कर देगा। क्या कर देगा, उदासीन। अब बच्चों बुक में एक पॉइंट दे रखा है आपके में, क्या पॉइंट दे रखा है कि अगर मान लो ये जो मृदा है, अम्लीय मृदा, अब जैसे मान लो एक चीज़ समझना, इस मृदा में मुझे कैल्शियम कार्बोनेट क्या कर रहा है, उदासीन कर रहा है। तो कैल्शियम कार्बोनेट अगर मुझे ज़्यादा मिलाना पड़ रहा है तो इसका मतलब क्या है, मृदा ज़्यादा अम्लीय है, तभी तो ज़्यादा मिलाना पड़ा, तब जाके उदासीन हुआ। कम मिलाना पड़ रहा है, इसका मतलब क्या है, कम अम्लीय। तो बच्चों क्या होता है, जो अमोनियम सल्फेट होता है, अमोनियम सल्फेट, ये क्या करना, इसके अंदर अगर अमोनियम सल्फेट आपने उपयोग में लिया है और उससे मृदा क्या बनी है, अम्लीय बनी है, तो आपको यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट क्या मिलाना पड़ेगा, ज़्यादा मिलाना पड़ेगा। हम क्रम देख चुके हैं वैसे भी, ठीक है। और यूरिया अगर आपने काम में लिया, उसकी वजह से मृदा अम्लीय बनी है, तो उसमें आपको कम कैल्शियम कार्बोनेट मिलाना पड़ेगा, उदासीन मृदा को उदासीन बनाने के लिए। तो इसको एक एग्जाम्पल से समझा रखा है आपकी बुक में बच्चों, क्या बता रखा है कि जो 100 किलोग्राम अगर आपने क्या लिया है, अमोनियम सल्फेट की वजह से 100 किलोग्राम अमोनियम सल्फेट लिया है और 100 किलोग्राम ही क्या लिया आपने, जैसे यूरिया लिया है। तो कहीं जैसे मान लो कोई खेत है, उसके अंदर आपने 100 किलोग्राम अमोनियम सल्फेट लिया और उससे मृदा कैसी होगी, अम्लीय में होगी, तो उसको उदासीन करना है। तो उसको उदासीन करने के लिए, इसको उदासीन करना है, ठीक है। तो इसको उदासीन करने के लिए इसके अंदर क्या मिलाओगे आप, कैल्शियम कार्बोनेट मिलाओगे, ठीक है। क्या ऐड कर दोगे, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कितना किलोग्राम काम में लिया जाता है बच्चों, 110 किलोग्राम कैल्शियम कार्बोनेट काम में लिया जाता है। और 100 किलोग्राम जो यूरिया है, इसकी वजह से मृदा जो अम्लीय बन रही है, तो उसको उदासीन करने के लिए 80 किलोग्राम कैल्शियम कार्बोनेट काम में लिया जाता है। तो बच्चों इससे क्या पता लग रहा है ये कि अगर यूरिया से मृदा अम्लीय हो रही है तो आपको कम मात्रा में कैल्शियम कार्बोनेट मिलाना पड़ेगा, और उतनी ही मात्रा में अगर आपने अमोनियम सल्फेट मिलाया है तो उससे बच्चों जो ये मृदा अम्लीय बन रही है तो उसकी में आपको ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम कार्बोनेट मिलाना पड़ेगा। तो ये क्या चीज़ साबित करता है कि जो अमोनियम सल्फेट होता है वो ज़्यादा अम्लीय होता है, किसकी तुलना में, यूरिया की तुलना में।
तो बच्चों इसको ये जो अभी हमने अभी कह रहे देखिए, ठीक है, और ये जो नाइट्रोजन की हानि भी देखी, ठीक है, इसको हम एक फ्लो चार्ट के द्वारा भी समझ सकते हैं कि अगर आप मृदा में जैसे अमोनियम सल्फेट मिलाओगे, अमोनियम सल्फेट उर्वरक मिलाओगे, किस में मिलाया बच्चों आपने? मृदा में, तो ये किस में टूट जाएगा? अमोनियम आयन में, ठीक है। अब यहाँ मैं बता रहा हूँ पादप, तो बच्चों ये अगर मान लो धान वगैरह है तो इस अमोनियम जो नाइट्रोजन है इसको ये क्या कर लेगा? ग्रहण कर लेगा या अवशोषित कर लेगा अमोनियम आयन को। या फिर क्या होता है बच्चों, ये अमोनियम आयन है, ये क्या हो सकती है? वायुमंडल में भी जा सकती है। किस रूप में? अमोनिया के रूप में, अभी हमने देखा, ठीक है। इसके अलावा बच्चों क्या हो सकता है? ये जो अमोनियम आयन है ये क्या हो जाएगा? कहाँ पे चला जाएगा? जो मृदा कोलोइड है, मृदा कोलोइड, जिस पर क्या होता है बच्चों? ऋणावेश होता है, तो उस पर जाके जुड़ जाएगा, तो उस पर H+ भी मिलता है, अमोनियम भी उस पर जाके क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा, ठीक है। तो और भी धन आयन बना देते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, इस तरह से उस पर जाके क्या हो जाएगा? ये और धन आयनों को हटाता जाएगा, खुद अमोनियम आयन जुड़ने लग जाएगा। इसके बाद बच्चों क्या होगा? ये जो अमोनियम आयन है इसका क्या होगा? नाइट्रीकरण, ठीक है। तो नाइट्रीकरण हम देख चुके, किस में बदल जाएगा? NO2 माइनस में, फिर किस में बदल जाएगा? NO3 माइनस में। आप देख, ये नाइट्राइट में बन जाएगा, ठीक है। वो बैक्टीरिया तो हमने देख ही लिया, नाइट्राइट, ठीक है। नाइट्रोसोमोनास की उपस्थिति में और नाइट्रोबैक्टर की उपस्थिति में किस में बदल जाएगा? नाइट्रेट में। ये हो गया। अब ये नाइट्रेट में जैसे ही बना तो ये किसको उपलब्ध हो जाएगा बच्चों? इन पादपों को। इन पादपों को क्या हो जाएगा? पादप क्या कर लेंगे? इसको ग्रहण कर लेंगे या अवशोषित कर लेंगे, तो पादपों को क्या मिल जाएगी? नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन उपलब्ध हो जाएगी। या फिर क्या हो बच्चों? ये जो नाइट्रेट है ये क्या हो जाए? निक्षालित हो जाए, यानी लीचिंग हो जाए, अगर पानी भरा हुआ है तो निक्षालित हो जाए। या फिर क्या हो सकता है? इसका विनाइट्रीकरण भी हो सकता है। विनाइट्रीकरण होगा तो विनाइट्रीकरण, विनाइट्रीकरण होगा, कहाँ चली जाएगी? ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन में बदल जाएगी, और कहाँ चली जाएगी? वायुमंडल में। इसके अलावा बच्चों यहाँ देखो, जब इसको अमोनियम सल्फेट उर्वरक को मिलाया था तो साथ में क्या बना था? यहाँ पे SO4 - 2 बनाया था। तो SO4 - 2 था जो सल्फेट आयन था, इसको भी कौन ग्रहण कर लेता है? पादप ग्रहण कर लेते हैं। तो इसको हम एक फ्लो चार्ट के द्वारा ऐसे समझ सकते हैं। बच्चों ये जो अमोनियम सल्फेट होता है, अमोनियम सल्फेट, इसको बच्चों कभी भी मृदा के अंदर, इसका प्रभाव कैसा होता है? मृदा के अंदर अम्लीय प्रभाव होता है, तो आप इसको आप सारे मृदा में उपयोग में ले सकते हो। लेकिन बच्चों अमोनियम सल्फेट में आप सारे पदार्थों को नहीं मिला के उपयोग में नहीं लेना चाहिए। यानी जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, यानी कोई सारे पदार्थ, या फिर जैसे चूना लिया है मान लो, तो ऐसे पदार्थों को, ठीक है, मिश्रण बना के अपने को उपयोग में नहीं लेना, मिश्रण बना के उपयोग में नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए बच्चों? देखो यहाँ पे ये जो अमोनियम सल्फेट है किस में टूट जाएगा? NH4+ में, और ये SO4 - 2 में। ये कैल्शियम ऑक्साइड किस में टूट जाएगा बच्चों? Ca+2 और O-2। तो बच्चों ये कैल्शियम तो किसके साथ जुड़ जाएगा? इस सल्फेट के साथ क्या बना लेगा? CaSO4, कैल्शियम सल्फेट। साथ में क्या बन जाएगा बच्चों? यहाँ से 2 वाटर मॉलिक्यूल बन जाएंगे, और क्या बन जाएगा यहाँ से? सॉरी, 1 वाटर मॉलिक्यूल और अमोनिया। तो इस वजह से बच्चों कभी भी अमोनियम सल्फेट को सारे पदार्थों के साथ या चूने के साथ मिश्रण बना के मृदा में उपयोग में नहीं लेना चाहिए। बच्चों जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है फसलों पर प्रभाव। फसलों पर प्रभाव, अमोनियम सल्फेट फसलों पर क्या क्या प्रभाव डालेगा? तो बच्चों इससे पहले नाइट्रोजन किस रूप में मिलती है? अमोनियम आयन के रूप में। बाद में फिर नाइट्रेट आयन के रूप में। तो पौधों को बच्चों इससे नाइट्रोजन अमोनियम आयन के रूप में मिलती है और नाइट्रेट आयन के रूप में भी मिलती है। बच्चों जल में क्या होता है? शीघ्र घुलनशील हो जाता है, यानी जल्दी घुल जाता है। उस वजह से क्या है? शीघ्र घुलनशील होने की वजह से क्या होगा? पादपों को जल्दी प्राप्त हो जाएगा, पादपों को जल्दी प्राप्त हो जाएगा, जल्दी ग्रहण, ठीक है। पादपों को जल्दी नाइट्रोजन मिल जाएगी, पादपों को जल्दी नाइट्रोजन प्राप्त हो जाती है।
इसमें क्या होता है बच्चों, ये जो नाइट्रोजन है इसकी हानि ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। क्यों? ये जो नाइट्रोजन है अमोनियम आयन के रूप में उपस्थित होती है, और ये कहाँ जाके जुड़ जाएगी, ये निक्षालित तो होगी ही नहीं, ठीक है, या बहुत कम, ठीक है, निक्षालित नहीं होगी, किस पे जाके जुड़ जाती है, अधिशोषित हो जाती है मृदा कोलोइड पर, मृदा कोलोइड पर। फिर इसके बाद ये नाइट्रिक आयन द्वारा किस में बदल जाती है, नाइट्रेट आयन में, और सभी, ठीक। तो ये जो अमोनियम सल्फेट है ये क्या होता है बच्चों, इस अमोनियम आयन की वजह से किस धान के लिए क्या होता है, सबसे उपयुक्त उर्वरक, क्योंकि धान बच्चों किस में लगते हैं, पानी भरा रहता है उसके अंदर, सबसे उपयुक्त उर्वरक होता है कैसा, नाइट्रोजन युक्त। तो उसमें पानी भरा रहता है, और पानी भरा रहता है तो नाइट्रोजन का निक्षालित होने का चांस होता है। तो यहाँ नाइट्रोजन किस रूप में होती है, अमोनियम आयन के रूप में, और धान इस नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण कर लेगी, अमोनियम आयन के रूप में ग्रहण कर लेगी। तो अमोनियम सल्फेट में लगभग 24% क्या मिलता है, सल्फर मिलता है। तो सल्फर होने की वजह से, जैसे मान लो सरसों है, लहसुन है, सरसों, लहसुन, तो इस तरह के जो पादप होते हैं जैसे मूंगफली, तो इस तरह के पादपों में क्या होता है, ये उनके लिए भी क्या होता है, उपयुक्त होता है, क्योंकि या फिर जो दलहनी पादप होते हैं, लेगुमिनस पादप होते हैं, लेगुमिनस पादप जैसे दालें वगैरह, तो उनके लिए भी क्या होता है बच्चों, सल्फर होगी ना तो उससे फ़ायदा होता है। उससे क्या फ़ायदा होगा बच्चों, इनके अंदर क्या होता है, ये जो जड़ें होती, ग्रंथियाँ होती है जड़ों के अंदर, उनमें क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो इससे पादप वृद्धि में भी फर्क पड़ेगा, नाइट्रोजन को भी ज़्यादा अवशोषित करेंगे। और ये सरसों वगैरह के लिए तो चाहिए क्या, सल्फर इनके अंदर, ठीक है। तो इससे भी, इसकी भी पूर्ति हो जाती है अमोनियम सल्फेट से। तो बच्चों इसको सरसों, लहसुन, प्याज वगैरह में, ठीक है, सल्फर अधिक होने की वजह से भी उपयोग में लेते हैं। इसको बच्चों आप जो खड़ी फसल होती है में छिड़क कर भी, ठीक है, खड़ी फसल में भी उपयोग में ले सकते हो, मतलब, ठीक है, खड़ी फसल में भी उपयोग में ले सकते हो। तो बच्चों ये क्या हो गया इसके फसलों पर प्रभाव।